अध्याय 2 तीन बुद्धिमान प्रश्न उत्तर कक्षा 7 विषय हिंदी किताब मल्हार। पाठ से मेरी समझ से क लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। उत्तर, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। दूसरा, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उत्तर, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तीसरा, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। उत्तर, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। चौथा, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। उत्तर, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर चुने होंगे। इसके पीछे उनके तर्क निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रश्न 1 के लिए सही उत्तर पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना है, क्योंकि पिता ने स्पष्ट रूप से कहा था, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि। प्रश्न 2 के लिए सही उत्तर, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाइयों ने आसपास के संकेतों का सूक्ष्म निरीक्षण करके समस्या का समाधान किया। प्रश्न 3 के लिए सही उत्तर है, क्योंकि भाइयों ने हर निष्कर्ष के पीछे तार्किक कारण बताए। प्रश्न 4 के लिए सही उत्तर है, क्योंकि राजा ने पूरी जांच और परीक्षा लेने के बाद ही भाइयों को निर्दोष माना। अगला, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। उत्तर, इस पंक्ति में पिता अपने बेटों को बताते हैं कि भौतिक संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान धन है सूक्ष्म अवलोकन अर्थात पैनी दृष्टि और तेज बुद्धि। पिता का मानना है कि ये गुण अपने आप में इतने मूल्यवान हैं कि इनसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और वे हमेशा दूसरों के समकक्ष या उनसे आगे रहेंगे। 19 नहीं रहोगे का अर्थ है कि वे कभी पिछड़े या कमतर नहीं रहेंगे। ख, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। उत्तर, इस पंक्ति में पिता अपने बेटों को सूक्ष्म निरीक्षण का महत्व समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दो और उसे गहराई से समझो। कोई भी विवरण नजरअंदाज ना करो, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह पंक्ति जीवन में सफलता के लिए सजग और सतर्क रहने का महत्व दर्शाती है। ग, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। उत्तर, इस पंक्ति में भाई बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी अवलोकन और विश्लेषण क्षमता विकसित करने में वर्षों का अभ्यास किया है। यह पंक्ति सिखाती है कि कोई भी कौशल रातों रात नहीं आता। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। भाइयों ने अपने पिता की सलाह को गंभीरता से लिया और उसे अपने जीवन में उतारा। अगला, मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। पहला, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। तो दोस्तों इसका होगा दूसरा, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। दूसरा, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो दोस्तों इसका होगा पांचवा,
हम चाहे जहां भी हों, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तीसरा, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो दोस्तों इसका होगा पहला, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। चौथा, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो दोस्तों इसका होगा चौथा, बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। पांचवा, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। तो दोस्तों इसका होगा तीसरा, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। तो दोस्तों आप इनका मिलान कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। सोच विचार के लिए लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। उत्तर, तीनों भाइयों ने अपनी पैनी दृष्टि और तार्किक सोच के माध्यम से ऊंट के बारे में निम्न प्रकार जानकारी प्राप्त की। बड़े भाई ने धूल पर ऊंट के पैरों के निशानों को देखकर अनुमान लगाया कि वहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। मझले भाई ने देखा कि सड़क के दाईं ओर की घास चरी गई थी, लेकिन बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था। सबसे छोटे भाई ने एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेककर बैठने के निशान देखे। उसके पास महिला के जूतों और छोटे बच्चे के पैरों के निशान भी थे, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ऊंट पर एक महिला और बच्चा सवार थे। ख, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। उत्तर, इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन अर्थात निरीक्षण और तार्किक सोच के संयोजन को दिया गया है। पूरी कहानी दर्शाती है कि कैसे सूक्ष्म निरीक्षण और उससे निकाले गए तार्किक निष्कर्ष समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भाइयों ने पैरों के निशान, घास के चरने के तरीके और रेत पर पड़े जूतों के निशानों जैसे छोटे संकेतों का निरीक्षण किया, अर्थात अवलोकन। फिर इन संकेतों से ऊंट के आकार, उसकी आंख की समस्या और सवारी के बारे में तार्किक निष्कर्ष निकाले, अर्थात तार्किक सोच। इसी प्रकार पेटी के परीक्षण में भी उन्होंने पेटी के हल्केपन, अंदर वस्तु के लुढ़कने की आवाज, उद्यान से लाए जाने और मौसम के अनुसार अनार का कच्चा होने का अनुमान लगाया। हालांकि सत्यवादिता भी कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन कहानी का मुख्य संदेश यही है कि सूक्ष्म अवलोकन और तार्किक सोच से जटिल परिस्थितियों में भी सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ग, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? उत्तर, राजा की सोच निम्न कारणों से बदली। भाइयों ने अपनी बातों के लिए तार्किक प्रमाण दिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि ऊंट के बारे में उन्होंने कैसे जानकारी प्राप्त की थी, जैसे पैरों के निशान, घास के चरने के तरीके और रेत पर पड़े निशानों से। पेटी परीक्षा में सफलता, जब राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पेटी में कच्चा अनार रखा, तब भी भाइयों ने अपनी अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच से सही अनुमान लगाया। प्रमाणों की पुष्टि, जब राजा ने पेटी खोली और वास्तव में उसमें कच्चा अनार निकला, तो यह साबित हुआ कि भाई सच बोल रहे थे। भाइयों के स्पष्टीकरण की तार्किकता, भाइयों ने हर अनुमान के पीछे तार्किक कारण बताए, जो राजा को प्रामाणिक लगे। इन सभी कारणों से राजा को विश्वास हो गया कि भाई न केवल सच्चे हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और अवलोकन क्षमता असाधारण है। दोस्तों अगर आपको ये बड़ा लग रहा है उत्तर, तो आप एक काम करना, आप ये मत लिखना जो इसकी व्याख्या है, आप जो बोल्ड है उसे ही लिख लेना अगर आपको छोटा करना है। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं। घ, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? उत्तर, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह इन कारणों से किया। भाइयों ने ऊंट के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी थी, जो बिना ऊंट को देखे जानना असामान्य लगता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता में था, जो ऊंट पर सवार थे, इसलिए वह तनावग्रस्त और चिंतित था।
उसने तार्किक रूप से सोचने की बजाय भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। उसे क्या करना चाहिए था? भाइयों से शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए थी और उनके तर्कों को समझने का प्रयास करना चाहिए था। भाइयों के सुझाव पर ध्यान देना चाहिए था। जब उन्होंने कहा, शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। आरोप लगाने से पहले भाइयों से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, जैसे ऊंट किस दिशा में गया था, कितनी दूर हो सकता था, आदि। ड़ पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? उत्तर, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह इन कारणों से दी। वे गरीब थे और उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं थी जो वे अपने बेटों को विरासत में दे सकते थे। वे जानते थे कि बुद्धि और अवलोकन क्षमता भौतिक धन से अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी होती है। वे अपने बेटों को जीवन में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे ताकि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। पिता के बारे में यह पता चलता है, वे दूरदर्शी और बुद्धिमान थे। उन्होंने भौतिक धन से परे सोचा और अपने बेटों को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया। वे व्यवहारिक थे। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने बेटों को सबसे मूल्यवान विरासत दी जो उनके पास थी, ज्ञान और बुद्धि। वे स्नेही पिता थे, अपने बेटों के भविष्य की चिंता करते थे और चाहते थे कि वे जीवन में सफल हो। वे अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने अपने बेटों को ऐसे जीवन मूल्य सिखाए जो उन्हें पूरे जीवन काम आए। च राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर, राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। न्यायप्रिय, राजा ने ऊंट के मालिक के आरोपों पर तुरंत विश्वास नहीं किया, बल्कि भाइयों की क्षमताओं की परीक्षा देकर स्वयं निर्णय लिया। विवेकशील, राजा जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि सोच विचार करके और जांच पड़ताल के बाद निर्णय लेते हैं। बुद्धिमान, राजा ने भाइयों की असाधारण क्षमताओं की जांच करने के लिए एक रचनात्मक परीक्षा, पेटी में अनार का उपयोग किया। सत्य की खोज करने वाले, राजा सच्चाई जानने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं, भले ही इसमें उन्हें अतिरिक्त समय और प्रयास लगाना पड़े। प्रतिभा का सम्मान करने वाले, जब राजा को भाइयों की असाधारण क्षमताओं का पता चला, तो उन्होंने न केवल उन्हें निर्दोष घोषित किया, बल्कि उनकी प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार में नियुक्त किया। निष्पक्ष, राजा ने अपनी प्रारंभिक धारणा को बदलने में संकोच नहीं किया जब उन्हें सत्य का पता चला। 6. आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, भाइयों की कई प्रशंसनीय विशेषताएं हैं, जिनमें से सूक्ष्म अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्षमताएं अपनाने योग्य हैं क्योंकि ये जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। इनसे सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये समस्या समाधान में मदद करती, ये रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं, ये आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। इन कारणों से भाइयों की ये विशेषताएं न केवल स्कूली जीवन में, बल्कि भविष्य के करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत उपयोगी साबित होंगी। अगला, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? उत्तर, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का परिणाम न्यायहीन और नकारात्मक होता। इससे उन तीनों निर्दोष भाइयों को सजा मिल जाती और यह अन्याय होता। भाइयों की बुद्धिमानी की कदर नहीं होती और उनकी योग्यता दब जाती। राजा की छवि कमजोर हो जाती और उसकी न्यायप्रियता पर सवाल उठते। कहानी की सीख बदल जाती और यह कहानी यह नहीं सिखा पाती कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा मिलती, जो कि नकारात्मक संदेश होता। ख यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता, तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता, तो लोक कथा का अंत कुछ इस प्रकार हो सकता था। राजा उनकी क्षमताओं पर संदेह करता रहता,
उन्हें ऊंट मालिक के आरोपों पर दंड मिलने की संभावना बढ़ जाती। राजा एक और परीक्षा ले सकता था, जिसमें सफल होने पर भी भाइयों का सम्मान उतना नहीं बढ़ता जितना वास्तविक कहानी में हुआ। बुद्धि सबसे बड़ा धन है का संदेश कमजोर पड़ता और पाठकों को हमेशा सफल होने का अवास्तविक दबाव मिलता। ग लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? उत्तर, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। जैसे रास्तों की कठिनाई, ऊंट के चलने के निशान रेत पर से जल्दी मिट सकते थे। उन्हें ऊंट के जाने का रास्ता ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। रास्ता भटकने का डर, ऊंट बिना दिशा देखे चला गया होगा। अगर ये भाई भी उसे ढूंढने जाते तो रास्ता भटक सकते थे। ऊंट के पैरों के निशानों की पहचान में भ्रम, रास्ते में कई ऊंट गए होंगे। इनमें से कौन सा निशान उसी ऊंट का है, यह तय करना मुश्किल होता। घ यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करें। उत्तर, यदि मैं राजा होता तो भाइयों की परीक्षा के लिए निम्न गतिविधियां करवाता। छुपी हुई वस्तु का अनुमान, बंद बक्से में रखी चीज का बाहरी सुरागों से अनुमान लगाना, महल के किसी कक्ष का वर्णन, बिना देखे महल के अन्य हिस्सों का अनुमान लगाना, गुम हुए व्यक्ति का पता लगाना, सेवक की जानकारी के आधार पर उनका ठिकाना बताना, आगामी मौसम की भविष्यवाणी, आने वाले मौसम जैसे बारिश का अनुमान लगाना, अज्ञात रोग का निदान, लक्षणों के आधार पर रोग और उपचार सुझाना, महल में चोरी का पता लगाना, काल्पनिक चोरी का विवरण देकर चोर का पता लगाना, जटिल पहेली का समाधान, एक पहेली देकर उसका हल निकालना, दरबारियों के गुप्त रहस्य बताना, उनके व्यवहार और शारीरिक भाषा से उनके राज का खुलासा करना। तो दोस्तों, आप इसे छोटा करने के लिए बोल्ड वाला लिख सकते हो या पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हें आप कम कर सकते हो। ठीक है। अगला, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो दोस्तों, उत्तर है विवेक, चतुराई, मस्तिष्क हमें दिया गया है, अवलोकन, अक्ल, तर्क, ज्ञान। तो दोस्तों, आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, लोक कथा को सुनाना, तो दोस्तों ये पढ़ने के लिए है, इसमें कोई उत्तर तो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं इसे भी कराया करूं या पढ़ाया करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आने वाले जो चैप्टर की वीडियोस हैं उसमें मैं इनको पढ़ दिया करूंगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। कारक, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों, जवाब दिया। यह वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। तो दोस्तों, मैंने ये पहले ही लिख दिए हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। दूसरा, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तीसरा, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। चौथा, यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कारक लिख दिए हैं हरे रंग से, तो आप भी इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। सूचना पत्र। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए।
तो आइए दोस्तों देखते हैं सूचना पत्र। सूचना पत्र, खोया हुआ ऊंट। मेरा बहुत बड़ा ऊंट दिनांक 16 जून 2025 को पहाड़ी मार्ग से गायब हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दिनांक लिख सकते हैं, यानी कि डेट लिख सकते हैं जो आप चाहो। ऊंट का विवरण निम्नलिखित है। विशेषताएं: बहुत बड़े आकार का भूरे रंग का ऊंट, दाईं आंख से नहीं देख पाता है। ऊंट पर मेरी पत्नी और छोटा बच्चा सवार थे। ऊंट के गले में एक लाल रंग का घंटा बंधा है। यदि किसी को ऊंट के बारे में कोई जानकारी हो या किसी ने उसे देखा हो तो कृपया मुझे तुरंत सूचित करें। जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क: शेर खान, ऊंट का मालिक, पूर्वी पहाड़ी मार्ग, राजा के महल के पास। संपर्क सूत्र: राजा के दरबार में पूछताछ करें। दिनांक 17 जून 2025। तो दोस्तों इसका आप ध्यान रखना, जो दिनांक आप यहाँ पे डालोगे, यानी कि जिस दिन आपका ऊंट खोया है उससे आगे की दिनांक आएगी, यानी कि अगली डेट आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ डाली है 17 जून 2025। ठीक है। अगला, पाठ से आगे, आपकी बात। पहला, लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और अपने द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। उत्तर: हाँ, मैंने भी एक बार अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग एक समस्या को हल करने में किया है। एक बार हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। हमारी टीम ने एक सोलर पावर मॉडल बनाया था, लेकिन समस्या तब हो गई जब अचानक सौर पैनल ने काम करना बंद कर दिया, जबकि बाकी सब कुछ सही था। टीम के कुछ साथी सोच रहे थे कि शायद बैटरी खराब है। कुछ ने कहा पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, लेकिन मैंने शांत होकर उसके एक एक हिस्से को ध्यान से देखा। मुख्य रूप से पैनल के तारों के जोड़। मुझे दिखाई दिया कि एक पतला तार पैनल से पूरी तरह से नहीं जुड़ा था। वह ढीला था, मगर आंखों से साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे ठीक से जोड़ा और मॉडल तुरंत काम करने लगा। इस प्रकार मैंने समस्या का समाधान पैनी दृष्टि से देखकर कर डाला। दूसरा, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इसके क्या-क्या लाभ मिलते हैं? उत्तर: लोक कथा के तीनों भाइयों की तरह मैंने भी बचपन से ही यह कोशिश की है कि हर वस्तु, घटना और व्यक्ति को ध्यान से देखूं, समझ और महसूस करूं। धीरे धीरे यह मेरी आदत बन गई। इस आदत से मुझे जीवन में कई लाभ हुए हैं, जैसे समस्याओं को जल्दी समझना, पढ़ाई में बेहतर समझ होना, दूसरों की भावना समझ पाना, गलतियों से जल्दी सीखना। तीसरा, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयां आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। उत्तर: अपने दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं: समय की कमी, परीक्षा के समय तनाव होना, आत्मसंयम की कमी, कोई विषय या सवाल समझ में ना आना। चौथा, भाइयों ने बिना देखे कि ऊंट के बारे में सही सही बातें बताएं। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? उत्तर: अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है, अगर हमारे पास अनुभव, समझ और ध्यान से सोचने की क्षमता हो। हाँ, हमने भी ऐसा किया है। एक बार हमारी कक्षा में एक सामूहिक परियोजना कार्य चल रहा था। हमारे समूह का एक सदस्य लगातार कार्य में सहयोग नहीं कर रहा था। कुछ विद्यार्थी उसे आलसी और कमजोर तक कहने लगे थे, लेकिन मैंने इस समस्या की जड़ तक जाने की सोची तथा उससे इस बारे में बात की। उससे मुझे ज्ञात हुआ कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इस कारण वह दुखी था और उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लिया। उसके व्यवहार और संकेतों को देखकर अंदाजा लगाया और वह अनुमान सही निकला। अपने अनुभव, सूझबूझ और गहरी समझ से हम सच्चाई का अनुमान लगा सकते हैं। पांचवा, जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया?
उत्तर, मुझे लगता है कि जब कोई हम पर संदेह करता है तो हमें गुस्से या झगड़े से जवाब देने की बजाय शांत और समझदारी से उत्तर देना चाहिए। जब हम धैर्य से जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद भी सोचने पर मजबूर होता है तथा हमें समझता है। मैंने भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। एक बार विद्यालय में मेरी कॉपी किसी और की कॉपी से मिलती जुलती पाई गई। कुछ लोगों को लगा कि मैंने नकल की है, जबकि मैंने खुद मेहनत से लिखा था। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया और बुरा भी लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और अध्यापक से शांति से कहा कि आप चाहें तो मेरे पिछले नोट्स देख लें या मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने नकल नहीं की। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ा प्रमाण था कि तुम सच बोल रहे थे। छठा, राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच समझ या किसी विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? उत्तर, हाँ, मुझे अपने दादाजी के ज्ञान और कौशल को देखकर अक्सर आश्चर्य होता है। एक बार जब हम जंगल में पिकनिक पर गए थे, तब हम रास्ता भटक गए। दादाजी ने सूरज की स्थिति, पेड़ों पर उगी काई और पक्षियों के व्यवहार का निरीक्षण करके हमें सही रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रकृति में छिपे संकेतों से दिशा का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि काई अक्सर पेड़ों के उत्तरी भाग पर अधिक उगती है और सूर्य हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। मैंने अपने एक मित्र से रोबोटिक्स के बारे में भी कुछ ऐसा सीखा जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसने एक छोटा सा रोबोट बनाया था जो लाइट सेंसर का उपयोग करके प्रकाश की ओर स्वयं चलता था। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग से इतना अद्भुत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। इस अनुभव ने मुझे रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रेरित किया। सातवां, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? उत्तर, हाँ, मुझे भी एक बार अपने दादाजी से ऐसी सलाह मिली थी जो आज भी मेरे जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। एक बार मैंने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मैं बार बार अपना भाषण याद कर रहा था, किंतु उसे हर बार भूले जा रहा था। मैं इतना निराश हो गया कि मैंने हार मान ली कि मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा। तब मेरे दादाजी ने मुझे हार ना मानने की सलाह देते हुए समझाया कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो और चीज़ों को समझकर याद करो। हर कोशिश एक अनुभव है और अनुभव ही असली ज्ञान है। उनकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया। उस दिन के बाद से जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ, तो खुद से यही सवाल पूछता हूँ कि क्या मैंने पूरी कोशिश की? हाँ, मैं भी अपने अनुभव से अपने छोटे भाई को ऐसी सलाह देना चाहूँगा ताकि वह भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। आठवां, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? उत्तर, हाँ, मुझे लगता है कि सदा सच बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सच बोलने से शायद शुरू में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अंततः यह हमारी विश्वसनीयता और आत्मसम्मान को बनाए रखता है। मुझे एक घटना याद है जब मैंने गलती से मेरे पिताजी के कुछ महत्वपूर्ण कागजात अस्त व्यस्त कर दिए थे। मैं बहुत डरा हुआ था और झूठ बोलने का विचार आया, लेकिन मैंने सच बताने का फैसला किया। मैंने पिताजी को स्थिति बताई और माफी मांगी। वे शुरू में नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने मेरी ईमानदारी की सराहना की और मुझे कागजात व्यवस्थित करने में मदद की। अगर मैंने झूठ बोला होता और बाद में वे सच्चाई जान जाते, तो स्थिति बहुत बदतर हो सकती थी और उनका मुझ पर विश्वास कम हो सकता था। एक अन्य अवसर पर स्कूल में एक परियोजना के दौरान मुझसे एक गलती हुई। मैंने अपनी गलती स्वीकार की और शिक्षक से मदद मांगी। उन्होंने न केवल मुझे माफ किया, बल्कि अतिरिक्त समय भी दिया और मार्गदर्शन प्रदान किया।
मेरी ईमानदारी ने मुझे समस्या से बाहर निकलने में मदद की और शिक्षक के साथ एक बेहतर संबंध विकसित करने में भी सहायता की। ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना, तो दोस्तों ये भी आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। आज की पहेली। आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं, जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। पहला, कौन है यह प्राणी? इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं, जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें होती हैं, जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं। तो दोस्तों इस पहेली का उत्तर गिरगिट है। दूसरा, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जब आप आगे क्लासेस में जाओगे, अच्छे एंट्रेंस एग्जाम दोगे, रीजनिंग आती है, उसमें रीजनिंग होता है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो हमें जो 4 चीजें यहाँ पे दी गई है ना, उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई उत्तर क्या है। तो हमें पता है कि 4 डिब्बे हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4। इसे मान लेते हैं हम, एक लाल को 1, हरे को 2, नीले को 3 और पीले को 4। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ फिर। पहला लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो लाल है 1। तो एक काम करते हैं, 3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और 1 को यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरा, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, तो पीला डिब्बा है 4 और हरा डिब्बा है 2। तो एक काम करते हैं, 4 को यहाँ लिख देता हूँ और 2 को यहाँ लिख देते हैं। तो हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा यानी कि दूसरा पीले डिब्बे के पास नहीं है, नहीं है, दूर है। तीसरा, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा कौन सा है? चौथा। और ये लाल डिब्बे के पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इनके बीच में आ रहा है तीसरा। तो ये भी हमारा सही हो गया। चौथा, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। हरा डिब्बा कहाँ है भाई? हरा डिब्बा 2, ये लाल के पास है 1 के पास, तो ये भी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हमें पता चल गया कि डिब्बे कहाँ पर रखे हुए हैं। यानी कि पहला है पीला, फिर नीला, फिर लाल और फिर हरा। तो उत्तर होगा यहाँ पे, पहेली का उत्तर पीले डिब्बे के बराबर में नीला डिब्बा है। क्योंकि आप देखोगे पीला डिब्बा है 4 और 3 है नीला डिब्बा। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं इन क्वेश्चंस को। वैसे मुझे था नहीं कि मैं इसको बताऊं, बट मैंने सोचा चलो आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अध्याय 2 तीन बुद्धिमान के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हमने इस अध्याय को पढ़ रखा है, साथ ही इसका सार और शब्दार्थ भी करे हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।